तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई मैंने तो बोला नहीं, बेवजह इसको चुनावी मुद्दा क्यों बना रही है बीजेपी? चुनावी मुद्दा बनाने की बात नहीं है। देखिए चित्रा जी, आप महिला हैं, वो क्या एक मंच पे सबसे बड़ा नेता विपक्ष का भाषण दे रहा है, उसके दूसरे पूर्व मंत्री वहां पे वर्तमान में विधायक वहां खड़े हैं, नीचे से मंच से गालियां दी जा रही हैं चिराग पासवान की मां को, बहन को। इतनी भद्दी भद्दी गालियां, क्या आप उतना उसको चला सकती है? ना मैं बोल सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र से का एक गिरता हुआ स्तर है। ये कोई, मैं कह रहा हूं, बिहार में और आरजेडी के लिए कोई नई बात नहीं है भाई। पिता के समय एक कविता बहुत चली थी, आशुतोष जी ने पक्का सुना होगा, बिहार जब 90 के दौर में था, कि बंदूक की नलियों से छन छन कर आता है चुनाव। तो आज पुत्र के समय अब जुबान की गलियों से गालियां निकल के ला रहा है चुनाव। हम तो ये चाहते हैं ना कि खिलेगा लोकतंत्र, निखरेगा लोकतंत्र तभी जब इस बंदूक और गालियों को निकालेगा चुनाव। तो जनता बंदूक और गाली, इन दोनों की संस्कृति को चुनाव राजनीति से निकालेगी, ये तय है। और ये शब्द ही होते हैं जो आपका परसेप्शन बनाते हैं। आप किस तरह से जुबानी मर्यादा लांघते हैं, वही आपका परसेप्शन बनाता है। अगर नेता कुछ इधर उधर की भाषा बोलता है, थोड़ा हो करके बोलता है, तो उसको रॉबिन हुड समझ के उसकी छवि चमकाने वाले लफंदर जो होते हैं सोचते हैं कि बहुत बड़ा मेरा नेता बन गया। लेकिन आम जनता इसको पसंद नहीं करती। ठीक है, भाषाई मर्यादा बहुत जरूरी है और ये हम मानते हैं और इसका हम पालन भी करते हैं। और हमारे दल में भी जिसने भी भाषाई मर्यादा लांघी उसको हमने कभी छोड़ा नहीं है। ठीक है, इसके पहले मैं कंचन यादव के पास जाऊं, चूंकि अजय आलोक जी ने, आशुतोष जी, आपको लेकर यहां पर सवाल टॉस कर दिया है, तो मुझे लगता है आपको ही जवाब देना होगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं 102 सीटों पर? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि गाली गलौज नेताओं को शोभा देता है क्या? और अगर उनके किसी नेता की ओर से या कार्यकर्ताओं की ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, तेजस्वी यादव ने बाद में तो सुना ना, एक बार भी खेद जताना, माफी मांगना, इस तरह के शब्द तो नहीं सुनने में आया आशुतोष जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारी राजनीति के अंदर किसी भी नेता को कभी भी इस तरीके की बात कहने पर कभी कोई शर्म आती है। अगर किसी एक पार्टी ने अपने किसी एक कार्यकर्ता के खिलाफ, अपने किसी एक नेता के खिलाफ, उसको खिलाफ फौरन बड़ी कार्रवाई की होती तो शायद ऐसे वाकई नहीं देखने को मिलते। ये जो वाकया है ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश की राजनीति कितनी गिरी हुई है। हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन की तरीके से देखते हैं, उनसे नफरत करते हैं, ये उसी का नतीजा है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि तेजस्वी यादव को फौरन ऐसे शख्स के खिलाफ न केवल कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए और सारे के सारे लोगों को संदेश देना चाहिए कि अगर कभी किसी भी तरीके से कोई भी शख्स इस तरीके से काम करेगा तो भले चुनाव जीते या हारे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह कि राजनीति के अंदर ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि 102 सीटों के ऊपर क्या होगा, देखिए ये वो पहला चरण है जिस चरण के अंदर जबरदस्त तरीके से लड़ाई होगी एनडीए गठबंधन के बीच में और इंडिया गठबंधन के बीच में। दोनों के अपने अपने क्षेत्र हैं और दोनों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं। अगर तमिलनाडु के अंदर इंडिया गठबंधन भारी पड़ता है तो उत्तराखंड की सारी सीटों पर एनडीए गठबंधन भारी पड़ेगा। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है तो जरूर राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी बातें समझ निकल के सामने आई जिससे लगता है कि वहां पर भी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये बात मैं मध्य प्रदेश के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं उत्तर प्रदेश के लिए नहीं कह रहा हूं, राजस्थान के लिए जरूर इस बात कही जाती है। इसी तरीके से असम का प्रश्न है, बिहार का भी प्रश्न है। तो ये पहला दौर है जिसमें जबरदस्त मुकाबला होगा दोनों पक्षों के बीच में। अब कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा तो जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी बताया जा सकता। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं और वो है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। और जैसा कि पिछले दिनों हमने सीएसडीएस और लोकनीति के सर्वे में देखा और मूड ऑफ द नेशन का जो इंडिया टुडे का सर्वे था उसमें भी हमने देखा था 6 महीने पहले, इन तीनों मुद्दों के ऊपर लोगों के अंदर निराशा है और लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, अजय आलोक जी, इन 3 मुद्दों पर वो बोल रहे हैं 102 सीटों पर पड़ेंगे वोट। देखिए चित्रा जी, मैं आशुतोष जी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि पान के ऊपर चांदी का छल्ला लगने से वो चांदी का पान नहीं बनता है। तमिलनाडु में भारी पड़ेगा, राजस्थान में भारी पड़ेगा, सब जगह भारी पड़ेगा तो हम लोग क्या करने आए हैं? घास छील ले आए हैं? कहीं नहीं भारी पड़ेगा। 4 राज्य आशुतोष जी आपको मैं लिख के दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, हम लोग 2 तारीख को बैठेंगे। 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला और तेलंगाना, ये 5 राज्य आपको चौंकाने वाले नतीजे देंगे।
आप जो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में गठबंधन भारी पड़ेगा, उसका जवाब तो हम लोग 4 तारीख को ही देंगे। जहां तक रही बात ये सब बातें कि महंगाई, बेरोजगारी, इस पे ये महंगाई और बेरोजगारी देश जब से आजाद हुआ हर बार इस चुनाव का मुद्दा बना। सवाल ये उठता है कि किस राज्य सरकार ने किस केंद्र सरकार ने इस पे काम किया। हमने उस पे काम किया है जो कि काम दिखता है हमारा। अगर हम कहते हैं कि हमने 27 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना के तहत 24 करोड़ लोगों में बांटे हैं तो वो दिखता है, स्वरोजगार जनरेट होता है। अगर हम कहते हैं कि फॉर्मलाइज इकोनॉमी करके हम बहुत हद तक कीमतों को कंट्रोल में करके आए हैं और आज सूचकांक के हिसाब से महंगाई सबसे ज्यादा कंट्रोल में है, तो वो दिखता है और ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी ये समस्या हम मानते हैं, उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारा घोषणा पत्र आया जिसमें 1, 2, 3 करके हर मुद्दों को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। विपक्ष के घोषणा पत्र में क्या है, जरा एक तारीफ कर दीजिए घोषणा पत्र की। क्या पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करने से महंगाई, बेरोजगारी और इसका समाधान निकलेगा क्या? क्या कोई चीज, आपका विजन क्या है, आपका नैरेटिव क्या है, वो आप बताएंगे नहीं। आप मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करना चाहते हैं, आप सेमीकंडक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, आप इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहते हैं, आप ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। ज्ञान मतलब गरीब, युवा और नारी और अन्नदाता, उस पर आप काम नहीं करेंगे तो आपका विजन क्या है? हमने तो 10 साल काम किया, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी लेगेसी है। इसी लेगेसी पे हम चुनाव में जा रहे हैं और जनता को हम बोलने जा रहे हैं कि अगले 5 वर्ष हमारा लक्ष्य है विकसित भारत की गारंटी का, और इसके तहत हम काम करेंगे जिसमें बेरोजगारी भी एड्रेस होगी, महंगाई भी आप बात कर रहे हैं। अजय आलोक जी, जल्दी से इस पर मैं 2 लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका खाता भी नहीं खुला था, 1% के आसपास वोट रह गए थे पिछली बार। इस बार कह रहे हैं बड़े चौंकाने वाले नतीजे आ जाएंगे वहां से। बिल्कुल आप ठीक क्या हो गया ऐसा कि बड़े चौंकाने वाले तमिलनाडु में हमारा खाता नहीं खुला था, केरला में ये तो कह रहा हूं, ये 5 साल की हमारी मेहनत है। तमिलनाडु में हमारा खाता नहीं खुला था, केरला में हमारा खाता नहीं खुला था, आंध्रा में हमारा खाता नहीं खुला था। किसी भी हमारे वर्स्ट टू वर्स्ट क्रिटिक से पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे खाता तो खुल रहा है, पता नहीं कितना लाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कैसे कितना खाता खुलने जा रहा है। जब अन्नामलाई कहते हैं तमिलनाडु में हम डबल डिजिट में रहेंगे तो हम रहेंगे। जब हम कह रहे हैं कि तेलंगाना में हम कुछ भी रहेंगे तो 10 से 12 सीट पे हम जाएंगे, 4 से तो हम जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम काम जानते हैं, हम बूथ जानते हैं, हम जमीन पे काम करने वाले हैं। आंध्रा में जिस तरह की हमारी फॉर्मिडेबल कोalition हुई है, हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब इसका फैसला तो जनता को ही करना है। आशुतोष जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य चौंकाने वाले नतीजे इस बार देने वाले हैं। नहीं, मैं आलोक जी को अभी से मुबारकबाद दे देता हूं कि तमिलनाडु की 39 सीटें बीजेपी जीतेगी, केरल की 20 सीटें बीजेपी जीतेगी और आंध्र की सारी सीट बीजेपी जीते। एडवांस में मुबारकबाद, 2 जून को हम आपको और मुबारकबाद देंगे। तंज कसने के पीछे क्या आशुतोष जी वजह है? अब ऐसा तो है नहीं, आप मेरी बात सुनिए। वहां पर कौन सी दूसरी पार्टी, अगर बीजेपी को हम छोड़ दें तो कौन सी दूसरी पार्टी है जो पूरा क्लीन स्वीप कर रही है? डीएमके, ये सही बात है, लेकिन पिछली बार गठबंधन के साथ 38 सीटें आई थी, लेकिन डीएमके की वहां पर 25 थी, बाकी 15 थी कांग्रेस की वहां केरला में। चित्रा जी, मैं क्यों तंज कस रहे हैं इतना ज्यादा? हाँ, मैं तंज बिल्कुल नहीं कस रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई, आपको अगर तमिलनाडु पे कही गई मेरी बात बुरी लगी तो मैंने आपको कह दिया कि आपको सारी सीटें जीते। अरे भाई, राजस्थान के अंदर अगर आप कंटेस्ट करें मेरी बात को तो मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं। मध्य प्रदेश में आप मेरी बात कंटेस्ट करें, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं। असम में करें, लेकिन अगर आप ये कहने जा रहे हैं कि तमिलनाडु में आप चौंकाने वाले नतीजे देने वाले हैं, तो मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं। अभी 39 सीटें जीती है। देखिए, जो डिबेट होती है ना, डिबेट तथ्यों के आधार पर होती है। राजनीतिक दल भले ही रेटरिक्स पे बात कर ले, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं, और मुझे कहने में कोई दिक्कत कभी नहीं कि अगर आप मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछे तो मैं साफ तौर पर कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एज है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर आपकी स्थिति कमजोर नहीं, बेहद कमजोर है, तब उसको तो कम से कम थोड़ी डिग्निटी के साथ स्वीकार कर लिया करें। हर चीज में तंज अगर समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब अजय आलोक जी जवाब दे दें, उनकी बातों पर हाथ उठा रहे हैं आप। बस एक लाइन। हाँ। नहीं, आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी शुभकामनाएं दी हैं। मैं इसका बिल्कुल खुशी से स्वागत करता हूं। आशुतोष जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तमिलनाडु स्वीप करने जा रहे हैं। हम तो 0 हैं भाई। अगर 0 से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हम डबल डिजिट में आएंगे, मान लीजिए, चलिए आपकी बात आप ही को मैं सही मान लेता हूं, डबल डिजिट में नहीं आए, अगर हम 6 भी लाए, 7 भी लाए, 8 भी लाए, तो ये उपलब्धि नहीं मानेंगे आप हमारी?
तंज बात की नहीं है, ये डिबेट हम कर रहे हैं तो हम तर्कों पे कर रहे हैं। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आप 4 स्टेट हमें जितवा देंगे तो मैं आपकी तमिलनाडु पे बात मान जाऊंगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं ना बैठे हुए हैं। ठीक तर्क है, आप भी बोल रहे हैं, तर्क मैं भी बोल रहा हूं। ठीक है आशुतोष जी, जैसे हमारी उन्हीं पार्टी काम कर रही है। उन्हीं तर्कों पर एक सवाल आपसे लेते हुए फिर मैं फौरन हमारे साथ कंचन यादव जी, धीरेन्द्र जी, वरुण पुरोहित जी बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास आ रही हूं। तमिलनाडु का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, देश के किसी भी एक राज्य में अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी जगह पर हैं तो वो तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु में जितने दौरे किए हैं या जिस तरह के कैंडिडेट को खड़ा किया गया है आशुतोष जी, माना यह जा रहा है कि जयललिता के नहीं रहने पर वहां पर एआईएडीएमके में जिस तरह की फूट देखी गई या वो जिस तरह से कमजोर हुई है, उसका पूरा फायदा वहां पर बीजेपी लेने को तैयार है और एक तरीके से पूरी ताकत भी झोंक दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरों को मैदान में उतारा है, तो ये बात सच है कि इनका 0 है, वोट प्रतिशत भी उसी के आसपास है, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया जाना किसी पार्टी को तमिलनाडु में, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जाकर वहां और राम मंदिर बनने के बाद उसका असर भी आप लोगों, मैं खुद होकर आई हूं तमिलनाडु में, आप लोगों से बातचीत करेंगे तो वो मानते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, हम रिपोर्ट दिखा चुके हैं आज तक पर। देखिए चित्रा जी, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। तमिलनाडु की जो जमीन है वो आजादी के पहले से वो पेरियार की जमीन है और वो अन्नामलाई की जमीन है। और जो जिन 2 पार्टियों का आपने नाम लिया, डीएमके और एआईएडीएमके, इनका कम से कम 40 से 50 साल की हिस्ट्री है और 1923 से लेकर अब तक 100 साल का इतिहास है। और वो जो राजनीति है वो एक तरीके से वो कांग्रेस के विरोध की भी राजनीति रही है और वो ब्राह्मणवाद के विरोध की भी राजनीति रही है। इसीलिए वहां पे जो द्रविड़ आंदोलन है वो मजबूत है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पे जड़ें नहीं जमा पाई है। इसको भारतीय जनता पार्टी समझे तो बेहतर है। वहां पर उनको अलग तरीके के विमर्श की बात, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। स्टालिन के बेटे ने जिस तरीके से सनातन के ऊपर बयान दिया था, उस पर नॉर्थ इंडिया के अंदर तो भारत के जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, उनके अंदर एक विचलन होगा, क्रोध होगा, नाराजगी होगी, आक्रोश दिखाई पड़ता है। लेकिन वो तमिलनाडु के अंदर क्रोध क्यों नहीं दिखाई पड़ता, मैं जानना चाहता हूं। अगर सनातन को लेकर अगर उत्तर भारत के अंदर इतना विचलन है तो तमिलनाडु के अंदर विचलन होना चाहिए ना। वहां उनकी सरकार के खिलाफ लोग खड़े होने चाहिए, उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह होना चाहिए। वो तो मैं कहीं देखता नहीं हूं। जब नहीं देखता हूं तो इसका मतलब यह है कि सनातन का मुद्दा उत्तर भारत के लिए बड़ा है, सनातन का मुद्दा दक्षिण भारत तमिलनाडु में उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वहां की जमीन बिल्कुल अलग तरीके की जमीन है। जब तक बात को बीजेपी नहीं समझेगी और वो पुराने ढर्रे से तमिलनाडु के अंदर पॉलिटिक्स करेगी, तब तक वहां पे उसके लिए 1-2 सीट जीतना बड़ी बात। पहले भी तमिलनाडु के अंदर बीजेपी 1-2 सीट जीत चुकी है, बिल्कुल, इसमें कोई नई बात नहीं है उसमें। अगर इस बार 1 सीट जीत भी लेती तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो तब मानूंगा जब आप वहां 39 सीटों पर एक मेजर कंटेंडर के तौर पर उभरे। आज की तारीख में बीजेपी एक फ्रिंज प्लेयर है तमिलनाडु के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं वहां पे। फ्रिंज प्लेयर आप बता रहे हैं अजय आलोक जी, मुझे लग रहा है एक लाइन में जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, एक लाइन में जल्दी से सर। जो युग बदलते नहीं देखते हैं ना, उनको दृष्टि दोष हो जाता है। और राजनीति में युग बदलते हुए तो आपने देखे हैं, कितने युग बदलते हुए आपने देखे हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम पुराने ढर्रे पे नहीं जा रहे हैं। एक अन्नामलाई उस युग का था जिस पेरियार युग की आप बात कर रहे हैं, एक अन्नामलाई इस युग का है। युग बदलेगा, जैसे देश बदला वैसे युग भी बदलेगा। उत्तर प्रदेश में कौन सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी 72-73 आ जाएगी, 62 सीट अकेले दम पे आ जाएगी। आज आप कह रहे हैं एज है 65-75 के ऊपर बीजेपी अकेले आएगी। युग का परिवर्तन होता है, उसी तरह दक्षिण में भी युग का परिवर्तन हो चुका है। आशुतोष जी, आप आज नहीं देख पा रहे हैं, 4 तारीख के बाद आपका दृष्टि दोष दूर होगा और आप देखेंगे। वैसे आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद।